आर्यन जो अभी अभी सोया था उनकी आवाज सुनकर बाहर आया, फिर बोला, माँ क्या हुआ है, कोई आया है क्या? उसकी बात सुनकर गायत्री जी ने हेमंत जी की तरफ इशारा किया। जब आर्यन ने हेमंत जी की तरफ देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई कि एक कुल प्रमुख हमारे घर क्या कर रहा है। इसीलिए उसने उनका सत्कार किया, फिर बोला, जी बोलिए क्या बात है? तभी वो बोले, गायत्री बहन, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आर्यन से कुछ बात करना चाहता हूं। उनकी ये बात सुनकर गायत्री जी बोली, भाई साहब कोई बात नहीं, आप बात कर लें, और वहां से उठकर चली गईं। उनके जाते ही हेमंत जी का चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो गया, एक्सप्रेशनलेस। लेकिन आर्यन का भी यही हाल था। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसकी शांत नीली आंखें समुद्र जितनी गहरी थीं, जिसकी गहराई और राज कोई नहीं बता सकता। जब हेमंत जी ने आर्यन को इस तरह देखा तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि 15 साल का लड़का ही ना हो। फिर उन्होंने अपना सिर झटक दिया। उसके बाद फिर उन्होंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, देखो, मैंने सुना कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। तभी आर्यन बोला, अगर मैंने कहा है कि मैं मारिया से शादी करूंगा तो मैं करूंगा, चाहे जो भी हो। तभी हेमंत जी बोले, बेटा तुम समझ रहे हो, वैसा नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मारिया को अपने पास रखने के लिए तुम्हें और भी ताकत की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हें नहीं मालूम। हम जिस शहर में रहते हैं वो सिर्फ एक किनारे का शहर है जो हमारे साम्राज्य के आखिरी छोर पर है। इस पूरे मिथुल साम्राज्य की राजधानी में 3 परिवार हैं, रायजादा परिवार, ठाकुर परिवार और शर्मा परिवार। पूरे परिवारों में शर्मा परिवार सही मायनों में सबसे ताकतवर परिवार है, लेकिन यहां तक कि पूरे मिथुल साम्राज्य की ताकत के बराबर है। अब इससे अंदाजा लगा लो कि यह परिवार कितना ताकतवर है। वहीं इस मिथुल साम्राज्य में तीसरा सबसे ताकतवर परिवार रायजादा परिवार है और मारिया उस परिवार की उत्तराधिकारी है। यही नहीं, मारिया की शादी उसके बचपन में ही शर्मा परिवार के उत्तराधिकारी के साथ कर दी गई है। तो तुम ही बताओ कि क्या तुम इन दोनों परिवारों से लड़ पाओगे? उनकी बात सुनकर आर्यन को थोड़ा हैरानी हुई। वो फिर बोला, पर मारिया तो आपकी बेटी है, तो वह राजधानी के रायजादा परिवार की उत्तराधिकारी कैसे बन गई? उसकी बात सुनकर वो बोले, दरअसल मारिया मेरी बेटी नहीं है। आज से 15 साल पहले राजधानी के सभी परिवारों पे हमला हुआ था। अब किसने किया था ये मालूम तो नहीं हुआ, पर इस पर शर्मा परिवार के कुलपिता को बुरी तरह घायल कर दिया गया था, जिसकी वजह से आज तक किसी ने राजकुमार को नहीं देखा। पर सबको मालूम है कि राजकुमार अब भी जिंदा है। पर शर्मा परिवार के बाद उनका निशाना रायजादा परिवार था। इसी वजह से उन्होंने मारिया को हमारे यहाँ यानी छोटे से साइड परिवार में भेज दिया ताकि किसी को मालूम ना हो। इसीलिए मैं बोल रहा था कि तुम एक साथ दोनों फैमिली के साथ नहीं लड़ सकते। इसके लिए तुम्हें मार्शल किंग बनना होगा, उसके बाद ही तुम रायजादा परिवार से लड़ सकते हो। और तुम्हें यह भी बता दूं कि अगले कंपटीशन के बाद मारिया दोबारा राजधानी जा रही है। इतना बोल के वो वहां से जाते हुए बोले, अब तुम समझ लेना कि तुम्हारी हद कहां तक है। वो जाने के लिए पलटे ही थे कि तभी उनको एक खतरा नजर आया और मालूम हुआ कि किसी ने उन्हें मौत के दोराहे पे खड़ा कर दिया है। तभी आर्यन बोला, मारिया सिर्फ आर्यन की है, उसे ना आप मुझसे जुदा कर सकते हैं और न ही आपकी रायजादा फैमिली। अगर कोई मेरे और मारिया के बीच आया तो मैं उन सबको दुनिया से मिटा दूंगा। अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, मगर मुझे समझने की जरूरत नहीं है। आप बस अब देखते जाइए। उसका ये पागलपन और अपने आप पर विश्वास देखकर हेमंत जी बोले, आत्मविश्वास अच्छा होता है बच्चे, लेकिन हद से ज्यादा आत्मविश्वास अपने आप के लिए बहुत घातक बन जाता है। तभी आर्यन बोला, आपने जो कहा सब ठीक है और मेरे लिए इतना सोचने के लिए भी शुक्रिया, पर अब आप यहां से जा सकते हैं। ये सुनते ही हेमंत जी ने अपना सिर झुकाया, लेकिन उनको आर्यन की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि मुख्य परिवार कितना खतरनाक है। अगर उन्हें भनक भी लग गई कि किसी ने उनकी राजकुमारी पर नजर भी डाली है तो उसके पहले ही उसे मार दिया जाएगा। लेकिन वो जानते थे
कि आर्यन कितना जिद्दी है, शायद गायत्री जी उसे समझा दें। इतना सोच के वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद भी आर्यन अभी भी वहीं पर बैठा रहा। वह दोबारा से रायजादा परिवार और शर्मा परिवार के बारे में सोचने लगा। वो इतना भी बेवकूफ नहीं था कि वो सीधे इन दोनों परिवारों से पंगा ले सके, लेकिन वह अपनी मां की खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था। पर ये सिर्फ 2 परिवार थे। चाहे उनके घर में मार्शल गॉड ही क्यों ना आ जाए, वो फिर भी मारिया से शादी करेगा, चाहे उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तभी उसने अपने आप से वादा किया कि वह अगले फंक्शन में सबको बता देगा कि वो कौन है। वहीं कुछ देर बाद उसने सोचा कि एक बार वह अपनी मां से पूछेगा कि उसका ताल्लुक राजधानी के शर्मा परिवार से तो नहीं है, क्योंकि उसका सरनेम भी शर्मा था। कहीं ये हो सकता है। वहीं थोड़ी देर बाद उसकी मां बाहर आई तो देखा कि हेमंत जी वहां से चले गए हैं। इसलिए उन्होंने आर्यन से पूछा, बेटा, क्या हेमंत जी चले गए? तभी आर्यन बोला, हाँ मां। फिर वो आकर आर्यन के बगल में बैठ गईं, तो आर्यन ने अपना सिर उनके गोद में रख दिया। ये देखकर गायत्री जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी आर्यन बोला, मां, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? तभी गायत्री जी बोली, अब तुम कब से ये फॉर्मेलिटी करने लगे? पूछो, जो भी पूछना है। तभी आर्यन बोला, मां, क्या आप शर्मा परिवार को जानती हो? क्या हमारा ताल्लुक भी शर्मा परिवार से है? उसकी ये बात सुनकर गायत्री जी का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी परेशानी देखकर आर्यन जल्दी से उठा और गिलास में पानी लेकर आया और गायत्री जी को पिलाने लगा। तभी आर्यन बोला, क्या बात है मां, आप इतना क्यों घबरा गईं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पहले आप चलिए अपने रूम में। आर्यन उनके रूम में गया और उनको रूम में सुलाकर आ गया। उसके बाहर जाते ही गायत्री जी बोली, बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम्हें कैसे मालूम चला, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर उनका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। उसकी ये बात सुनकर गायत्री जी का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी परेशानी देखकर आर्यन जल्दी से उठा और गिलास में पानी लेकर आया और गायत्री जी को पिलाने लगा। तभी आर्यन बोला, क्या बात है मां, आप इतना क्यों घबरा गईं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पहले आप चलिए अपने रूम में। आर्यन उन्हें उनके कमरे में ले गया और सुलाकर बाहर आ गया। उसके बाहर जाते ही गायत्री जी बोली, बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम्हें कैसे मालूम चला, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर उनका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। इतना बोलकर उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और एक खत लिखकर अपनी आत्मिक शक्तियों से एक कबूतर बुलाया। उसे कुछ समझाकर वह खत उसके साथ उड़ाने को भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ सुबह ही आर्यन बिना किसी को बताए अपने कमरे से निकल गया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मां उसे घर से बाहर नहीं जाने देंगी, और वह यह भी जानता था कि जब तक वह घर से बाहर नहीं जाएगा तब तक उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि अगर चील के बच्चे को चील की मां के पास ही रहना पड़े तो वह कभी भी आसमान की ऊंचाइयां नहीं छू सकता और न ही आजादी का मतलब समझ सकता है। इसीलिए आर्यन गायत्री जी को बिना बताए चला गया था। उसने जाने से पहले अपनी टेबल पर एक पत्र लिखकर रख दिया था। उसमें लिखा था, मां, मैं जानता हूं कि आप मुझे हर आफत और हर तकलीफ से बचा कर रखना चाहती हैं, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैं अपनी उड़ान खुद भरना चाहता हूं। मैं इस दुनिया के हर उस दर्द को सहना चाहता हूं जो मुझे ताकतवर बनाए। यही नहीं, मैं आपको इस दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं। मैं आपको सुरक्षित रखना चाहता हूं। आप थोड़ा भी मत घबराना। मैं नियत से गया हूं और आखिरी मुकाम यानी कंपटीशन से पहले लौट आऊंगा। जिसकी वजह से मेरी मां को बातें सुननी पड़ी हैं, उसका बदला तो मुझे लेना ही है। उधर गायत्री जी ने जब आर्यन का दरवाजा खटखटाया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। इसलिए उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। उन्होंने जब अंदर जाकर देखा तो आर्यन वहां नहीं था। उन्होंने सोचा, आर्यन इतनी सुबह कहां चला गया? वो मुड़ी और जाने ही वाली थीं कि उनकी नजर टेबल पर पड़ी, जहां एक कागज रखा हुआ था। वह कुछ और नहीं बल्कि वही पत्र था जिसे आर्यन ने लिखा था। जब गायत्री जी ने वह पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थीं कि उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनेगा, लेकिन फिर भी
वह एक मां थी, इसलिए उनका दिल बेचैन हो गया। उन्होंने वह पत्र जल्दी से लिया और हेमंत जी के कमरे की ओर दौड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हेमंत जी वहां भी नहीं है। तो उन्होंने वहां खड़े नौकर से उनका पता पूछा और तुरंत दरबार की तरफ चल दी। दरबार में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां सारे बुजुर्ग और रायजादा परिवार के सभी बड़े लोग पहले से मौजूद थे। जब सबने गायत्री जी को वहां देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि गायत्री जी कभी भी पारिवारिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती और न ही जल्दी दरबार में आती हैं। उनके आते ही हेमंत जी बोले, गायत्री जी, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। क्या बात है? तभी गायत्री जी बोली, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, प्लीज। उनकी बात और घबराहट देखकर हेमंत जी ने पूरा दरबार तुरंत स्थगित कर दिया। फिर उन्होंने गायत्री जी से कहा, अब बताइए क्या हुआ है? गायत्री जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपने हाथ में पकड़ा हुआ वह पत्र हेमंत जी को दे दिया। पत्र पढ़ते ही हेमंत जी भी घबरा गए। उन्हें मालूम था कि आर्यन जिद्दी है, लेकिन इतना जिद्दी होगा यह उन्होंने नहीं सोचा था। तभी हेमंत जी ने अपने बगल की घंटी बजाई, जिससे वहां 2 सैनिक दौड़े चले आए। उनके आते ही हेमंत जी ने आदेश दिया, आर्यन को पूरे शहर में ढूंढा जाए। सभी बाहर जाने वाली सड़कों पर सैनिकों को तैनात कर दिया जाए और जब भी आर्यन दिखे उसे तुरंत महल लाया जाए। उनकी बात सुनकर गायत्री जी को थोड़ी राहत मिली। तभी हेमंत जी बोले, गायत्री बहन आओ, घबराइए मत, आर्यन जल्दी ही मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आर्यन शहर से दूर छाया जंगल में आ गया था। वहीं उसके माथे पे पसीने की बूंदें थीं। उसके हाथ में एक तलवार थी जिससे खून टपक रहा था। वहीं उसके सामने एक रैंक 3 का तिलिस्मी भेड़िया पड़ा था। आर्यन इसे बहुत मुश्किल से मारा था। तभी आर्यन ने देखा कि उसके पास लगभग 15 कोर हो गए हैं, वो भी रैंक 3 के तिलिस्मी जानवर का। आर्यन इस वक्त आउटर एरिया और मध्य एरिया के बॉर्डर पर खड़ा था। तभी उसकी बॉडी में झनझनाहट होने लगी। उसे लगा कि शक्तियां उससे काबू से बाहर जा रही हैं, तो वह जल्दी से अपने वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच गया। वह पहुंचकर उसने अपने सारे कोर को अपने हाथों पे रख के कल्टीवेशन करता रहा। उसके चारों तरफ से हवा तेजी से उसके पास आने लगी और उसके ऊपर एक भंवर सा बनता गया। लेकिन आर्यन ने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी उसके बॉडी से एक आवाज आई। फिर उसके बॉडी से सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैलने लगी। वो रोशनी जैसे ही फैलना बंद हुआ, तभी आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उस वक्त आर्यन बॉडी रिफाइनिंग के 6वें स्तर पर पहुंच गया था। उसे इस बात पर बहुत खुशी होने लगी, लेकिन उसको इसका अहंकार नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसका सफर अभी बहुत आगे तक है। इसीलिए उसने सोचा कि उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। वहीं थोड़ी देर बाद वह फिर जंगल में जानवरों से मुकाबला करने के लिए निकल गया। तभी उसके कानों में जारा की आवाज आई। तभी जारा बोली, होस्ट, आपने अपने सारे टास्क को कंप्लीट किया है, इसीलिए आपको आज एक शक्ति मिली है। तभी आर्यन बोला, कैसी शक्ति? जारा बोली, भक्षचर की शक्ति। इससे आप किसी भी चीज या इंसान को मारकर उनके नामो निशान मिटा सकते हैं और उसकी सारी ताकत आपकी हो जाएगी। इतना सुनते ही आर्यन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने जारा से बोला, मुझे अभी वो शक्ति चाहिए। उसके इतना कहते ही उसके पूरे शरीर में एक भूरी रोशनी फैलने लगी। उस टाइम आर्यन को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन तभी उसका सब दर्द खत्म हो गया। तभी जारा बोली, होस्ट, आपके बॉडी में विघटन की शक्ति भेज दी गई है, आप अब इसे उपयोग कर सकते हैं। तभी आर्यन ने अपने हाथ को साइड के एक पेड़ पे रखा, जिससे उसके हाथों से भूरी आग फैलने लगी और उसने पूरे पेड़ को पल भर में राख कर दिया। उसने जारा से बोला, मुझे अभी वो शक्ति चाहिए। उसके इतना कहते ही उसके पूरे शरीर में एक भूरी रोशनी फैलने लगी। उस टाइम आर्यन को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन तभी उसका सब दर्द खत्म हो गया। तभी जारा बोली, होस्ट, आपके बॉडी में विघटन की शक्ति भेज दी गई है, आप अब इसे उपयोग कर सकते हैं। तभी आर्यन ने अपने हाथ को साइड के एक पेड़ पे रखा, जिससे उसके हाथों से भूरी आग फैलने लगी और उसने पूरे पेड़ को पल भर में राख कर दिया। आर्यन ने जब विघटन शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
इसीलिए उसने न जाने कई पेड़ों को राख में बदल दिया। फिर उसने अपना उत्साह कम किया और जंगल की तरफ और अंदर चला गया। उसके जाते ही उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। वो उस तरफ चला गया। तभी कुछ दूर उसने देखा कि एक लड़की और लड़का मिलकर एक रैंक 4 के गोरिल्ले से लड़ रहे थे। ये कोई आम बात नहीं है। रैंक 4 के जानवर मार्शल किंग के बराबर होते हैं और ये दोनों उससे लड़ ही नहीं रहे थे, उसको टक्कर भी दे रहे थे। वहीं आर्यन एक झाड़ी में छिपकर दोनों की लड़ाई देख रहा था। तभी उसे याद आया कि रैंक 4 के जानवर जहां रहते हैं उनके पास कोई खास चीज होती है। तभी आर्यन की नजर एक गुफा पर पड़ी जो थोड़ा नीचे की तरफ था। आर्यन ने अंदाजा लगाया तो वो समझ गया कि वह दूसरी तरफ से इन तीनों को पता लगे बिना गुफा के अंदर जा सकता है। इसीलिए आर्यन पीछे हटा और झाड़ियों का सहारा लेते हुए गुफा के करीब पहुंच गया। उसने फिर अपने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। इसीलिए उसने अपने चारों तरफ एक बार नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि अब भी वो तीनों लड़ रहे थे। तभी आर्यन धीरे से गुफा के अंदर चला गया। जब वह अंदर गया उसने देखा कि गुफा बहुत बड़ा था, किसी महल की तरह। फिर वो गुफा में बिना किसी आवाज के चला गया। तभी जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि एक पौधा था जिसके ऊपर 6-7 फल लगे हुए थे। आर्यन को पता चल गया कि यह कोई आम पौधा नहीं, ये सफेद जिनसिंग का पौधा है। पहले तो आर्यन ने सोचा कि वो उसका फल तोड़ ले, फिर उसे ख्याल आया कि क्यों ना उसे अपने वर्चुअल स्पेस में लगा दिया जाए। तभी उसने जारा से पूछा कि क्या मैं इसे अपने वर्चुअल वर्ल्ड में लगा सकता हूं? तो जारा ने कहा, जी हां, आप बस जाकर पौधे पर अपना हाथ रख दें, मैं उसे वर्चुअल स्पेस में ट्रांसफर कर दूंगी। उसके इतना बोलते आर्यन ने अपना हाथ सफेद जिनसिंग के पौधे पर रख दिया। उसके हाथ रखते ही एक सफेद रोशनी निकली और वो सफेद जिनसिंग का पौधा वहां से गायब हो गया। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ। इसीलिए वह और अंदर गया तो उसने देखा कि कई अनोखे जड़ी बूटी थे। उसने सभी को अपने वर्चुअल स्पेस में रखने लगा। आर्यन इतना उत्साहित हो गया था कि उसने गुफा की हर चीज को वर्चुअल स्पेस में ट्रांसफर करता गया। कुछ ही देर में उसने सारी जड़ी बूटियां और फल अपने वर्चुअल स्पेस में भेजकर आगे जाने लगा। जैसे ही थोड़ा और अंदर गया, वहां जंगली जानवरों के कई हजार कोर मौजूद थे। अब तो आर्यन और भी उत्साहित हो गया। फिर उसने जल्दी से सारे कोरों को अपने वर्चुअल स्पेस में ट्रांसफर कर दिया। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक छोटा सा तालाब था जिससे हल्का सफेद धुआं उठ रहा था। तभी उसने अपने हाथ उस पानी के अंदर डाला। तभी एक बहुत ही शुद्ध एनर्जी उसके बदन में फैल गई। आर्यन इससे थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने इसके बारे में बाद में पता करने का बोलकर जारा से बोला, क्या तुम इस पानी के तालाब को अंदर शिफ्ट कर सकती हो? तभी जारा बोली, होस्ट, इसे अभी अंदर ऐसे ही रखा गया तो यह खराब हो जाएगा, इसलिए आपको पहले एक बोतल खरीदनी होगी जिसमें आप इसे भर सकते हैं, वो तब यह खराब नहीं होगा। तभी आर्यन ने जारा से पूछा, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? तो जारा बोली, जी होस्ट, इसे अमृत जल बोला जाता है। इसकी एक बूंद ही किसी के गहरे से गहरे जख्म को खत्म कर सकती है। तभी आर्यन बोला, तो ठीक है, तुम मुझे उस बोतल को दे दो। तभी जारा बोली, होस्ट, उसके लिए आपको 100 पॉइंट देना होगा। आर्यन को लगा कि जारा उसके सिचुएशन का फायदा उठा रही है, लेकिन वो जानता था कि वह इस वक्त बहस करने की हालत में नहीं था। तो उसने कहा, ठीक है, मुझे दे दो। तभी आर्यन के सामने एक सफेद रोशनी जगमगाने लगी। तभी उसने उस बोतल को अपने हाथ में पकड़ लिया। वो जैसे ही इस पानी को भरने जा रहा था, तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। जब उसने उस पत्थर के निचले भाग को देखा तो पाया कि सारा अमृत पानी उस पत्थर से सींच रहा था। इसीलिए वह सीधे उस पत्थर को हटाया तो देखा कि वहां पे एक कुआं है जिसमें दूध जैसी गाढ़ी और सफेद पानी है। वो समझ गया कि ये सामने फिर भरम में डालने के लिए पानी का अमृत रखा गया है ताकि असली अमृत को बचाया जा सके। तभी उसने अपना बोतल उस अमृत में रख दिया। कुछ ही देर में 70 फीट गड्ढे का कुआं के सारी अमृत उसके बोतल में आ गया, लेकिन वो बोतल नहीं भरा। फिर उसने सोचा कि ये बोतल 100 पॉइंट के लिए है। तो तभी उसे ख्याल आया कि बाहर के दोनों लड़के लड़कियां अगर उसे देख लिया तो, इसीलिए उसने पहले से इंतजाम करने का सोचा।
तभी उसने उस अमृत के बोतल को लेकर अपने वर्चुअल स्पेस में चला गया। फिर उसने उस बोतल को एक खास जगह पे रखकर अपने बैग में कुछ तिलिस्मी पत्थर भर लिया। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर वह जानता था कि वो अभी उन दोनों से नहीं लड़ सकता। इसीलिए उसने पहले से ही थोड़ा इंतजाम करना सही समझा। फिर उसने थोड़ी जड़ी बूटियां भी ले ली। इससे उसका भेज हल्का सा भरा दिखने लगा। फिर उसने 10-12 शीशी ले ली उस अमृत को भरने के लिए। तब वह अपने वर्चुअल स्पेस से बाहर आ गया। बाहर आकर सबसे पहले उसने इस पत्थर को बंद किया। फिर उस ऊपर वाले अमृत के पानी को अपनी शीशी में भर लिया और बैग में रख लिया। वहीं दूसरी तरफ उस लड़के ने दूसरी लड़की से बोला, अमृता, मैंने सुना है कि इस गुफा में अमृत का पानी है जो लगभग 1000 पुराना है। हमें जल्दी से इस जानवर को मारना होगा ताकि कोई और यहां ना आ जाए। तभी उस लड़के ने कहा कि अमृता, तुम इसका ध्यान अपनी तरफ करो, मैं इसे अपनी अवॉर्ड टेक्निक से हमला करता हूं। तब अमृता ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी वह अपने जगह से उड़ी और उस गोरिल्ला के चारे के सामने जाकर अपने हाथ को ऊपर उठाया, जिससे उसके हाथ से हरी रोशनी निकलने लगी। तभी उसने उस हरी रोशनी को उस गोरिल्ला के ऊपर फेंका। जैसे ही उसने उस गोरिल्ला की तरफ इशारा किया, उसके हाथ से बहुत सारी लताएं निकली और जाकर सीधे उस गोरिल्ला से लिपट गईं। गोरिल्ला जैसे ही अपनी ताकत दे उस लता को तोड़ने वाला था, तभी लड़का, जिसका नाम अभिजीत था, उसने बोला 100 शैडो टेक्निक, जिससे उसके 100 क्लोन बन गए और उन 100 परछाइयों ने उस पर हमला कर दिया। उनके हमला करते ही उस गोरिल्ला की हालत खराब हो गई और वह सीधे नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरते ही अभिजीत ने तुरंत उसके गले पर तलवार चला दी, जिससे उसका गर्दन उतर गया। जैसे ही उसने उस गोरिल्ला का तिलिस्मी कोड ले लिया जो भूरे कलर का था, तभी वे दोनों अंदर गए तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। तभी उन दोनों को पता चल गया कि यहां पे कोई और भी है, जिससे उन लोगों ने तुरंत अपनी अपनी तलवार निकाल ली। फिर दोनों उस गुफा के अंदर आ गए। तभी अभिजीत ने देखा कि उस तालाब के पास एक लड़का है जो शीशी में अमृत भर रहा है। तभी वह यह तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार को उसके गले पर रख दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पे आने की, और तुमने इस अमृत को हाथ कैसे लगाया? अब इसकी कीमत तुम्हारी जान होगी। उसकी ये बात सुनकर आर्यन एक पल के लिए तो डर गया, लेकिन फिर उसने अपने आप पर काबू किया। अभिजीत ने देखा कि उस तालाब के पास एक लड़का है जो शीशी में अमृत भर रहा है। तभी वह तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार को उसके गले पर रख दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पे आने की, और तुमने इस अमृत को हाथ कैसे लगाया? अब इसकी कीमत तुम्हारी जान होगी। उसकी ये बात सुनकर आर्यन एक पल के लिए तो डर गया, लेकिन फिर उसने अपने आप पर काबू किया। फिर वह धीरे से मुड़ा तो उन दोनों ने देखा कि ये तो सिर्फ एक 15 साल का लड़का है। तभी अभिजीत बोलता है, बच्चे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, और तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तभी आर्यन बोला, वो मैं थोड़ा भटक गया था, और जब यहां आया तो आप दोनों को उस बंदर जैसे जानवर से लड़ते देखा तो मैं डर गया, इसीलिए गुफा के अंदर भाग आया। तभी मैंने यहां बहुत सारे कोर और जड़ी बूटियां देखी तो मैंने सब ले लिया, और जब अंदर आया तो मुझे प्यास लगी थी, इसीलिए मैंने इस पानी को पी लिया, जिससे मेरी एनर्जी बढ़ गई। इसीलिए मैं इसे अपनी मां के लिए लेकर जा रहा हूं। उसने ये बात बोलते हुए अपने चेहरे पर इतनी मासूमियत लाई थी कि कोई भी पिघल जाए। इस वक्त वह बिल्कुल छोटा बच्चा लग रहा था, जिसे अभी दुनिया का कोई जानकारी न हो। तभी अभिजीत बोला, और हम दोनों तुम पर कैसे विश्वास करें? तभी आर्यन बोला, आप दोनों रुको, मैं अभी आप दोनों को दिखाता हूं। तभी उसने अपने बैग से सभी जड़ी बूटियां निकाली और फिर ओके हियर सभी जादुई कोर को निकालकर दिखाया और बोला, सच में देखिए, मुझे जादुई कोर और जड़ी बूटियां मिली थी। आर्यन की बात सुनकर उन दोनों को विश्वास हो जाता है कि यह सिर्फ एक बच्चा है, इसीलिए उनके लिए कोई खतरा नहीं है। फिर अभिजीत बोला, बेटा, आपको ये सब चीजें अपने साथ नहीं रखनी चाहिए, कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
वैसे ये चीजें आपके कुछ काम की नहीं हैं। आर्यन को उन दोनों की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह चाहता था कि वह जाकर उन दोनों को मुंह पे 2-4 थप्पड़ लगा दे, लेकिन उसने अपने आप को रोका क्योंकि वह जानता था कि वह इनसे नहीं जीत सकता। फिर उसने एक झूठी मुस्कान के साथ बोला, तो भैया आप बता दीजिए कि मैं क्या करूं। तभी अभिजीत बोला, आप इन सभी बेकार के पौधे और पत्थर को हमें दे दो, ये आपके किसी काम के नहीं है, और आप इस तालाब में से 10-12 बोतल भर लें और अपनी मां के लिए लेकर चले जाए, इससे उनकी ताकत बढ़ेगी। आर्यन ने कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, आप तो ठीक कह रहे हो, मैं उस पौधे और पत्थरों का क्या करूंगा? आपका मुझे सही से समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वह दौड़कर जाकर अभिजीत के गले लग गया। तभी उसने अभिजीत को छोड़ा और जाकर अमृत के पानी से 10-12 शीशी भर लिया। फिर उन दोनों को बाय बोलकर वहां से जाने लगा। तभी आरती बोली, रुको। तभी उसने अपनी दिव्य दृष्टि से आर्यन को देखा। आर्यन को लगा कि वो उसके रूह तक देख पा रही, लेकिन आरती को उसके अंदर कुछ नहीं मिला, क्योंकि अगर कोई भी स्टोरेज बैग या अंगूठी भी होती तो आरती उसके अंदर देख सकती थी। तभी उसने कहा कि तुम अपने घर कैसे जाओगे? तभी आर्यन बोला कि कोई ना कोई मुझे ढूंढते हुए आ ही जाएगा, अगर मैं किसी तरह जंगल से बाहर चला गया। तभी अभिजीत बोला, ठीक है जाओ, मगर यहां के बारे में किसी को कुछ मत बताना। ठीक है, आर्यन बोला, ठीक है। तभी आर्यन जाने लगा। तभी उसको थोड़ी देर पहले का मंजर याद आया। जब उसने पत्थर से ठोका था तभी उसको कुछ ध्यान आया था। तभी उसने पत्थर को दोबारा हटाया तो उसने देखा था कि उस कुएं के अंदर एक 7 फुट का सफेद पठार था, जिससे यह अमृत का पानी निकल रहा था। तभी उसने जारा से बोला कि क्या जारा इस कुएं को उसके वर्चुअल स्पेस में ट्रांसफर कर सकती है? तो जारा ने कहा कि उसे 10 मिनट का टाइम लगेगा और इसके लिए आर्यन को 1000 पॉइंट्स देना होगा। बेचारा आर्यन क्या करता, उसने ये बात मान लिया, क्योंकि वो जानता था कि यह अमृत इससे कई ज्यादा महंगा था, क्योंकि उसे 1000 पॉइंट के बदले अमृत का कुआं मिल रहा था, जिससे कभी भी अमृत खत्म नहीं हो सकता। और वो ये भी जानता था कि अगर यहां कोई आता और ये कुआं देख लेता तो उसे मालूम हो जाता कि आर्यन ने ही इसे साफ किया है, इसीलिए वो उस पर हमला भी कर सकते थे। तभी वह इस वक्त प्रेजेंट में आया और सीधे वहां से बाहर आ गया। आज वह बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वह आज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था, क्योंकि उसे आज बहुत सारा खजाना मिल गया। अब वह समझ गया कि उसे अब कल्टीवेशन करना चाहिए, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 15 दिन थे बस मुकाबला को। इसीलिए उसने एक गुफा खोजा और उसके अंदर चला गया। फिर उसने अंदर से गुफा को बंद कर दिया। फिर वह अपने वर्चुअल स्पेस में चला गया। वहीं उसके जाने के बाद आरती अभिजीत से बोली, क्या तुम्हें लगता है कि वह लड़का सच बोल रहा था? तभी अभिजीत बोला, नहीं, वो हमसे 1% भी सच नहीं बोल रहा था। उसने जानबूझकर हमें अपनी सारी जड़ी बूटी और तिलिस्मी पत्थर को दिखाया ताकि हम दोनों उसकी जान न लें। लेकिन उसने एक बात को सच बोला था कि उसे अपनी मां के लिए लेकर जाना है, जिससे वो ताकतवर बन सके। असली बात यही है कि मैंने उसे जाने दिया और उसे 10-12 बोतल अमृत कहकर दे दिया था, और उस बेचारे ने पहले ही डर से अपना सारा खजाना हमसे डर कर दे दिया था। अब बताओ कि मैं उसको कैसे जान से मारता। वहीं उसके जाने के बाद आरती अभिजीत से बोली, क्या तुम्हें लगता है कि वह लड़का सच बोल रहा था? तभी अभिजीत बोला, नहीं, वो हमसे 1% भी सच नहीं बोल रहा था। उसने जानबूझकर हमें अपनी सारी जड़ी बूटियां और तिलिस्मी पत्थर को दिखाया ताकि हम दोनों उसकी जान न ले लें। लेकिन उसने एक बात को सच बोला था कि उसे अपनी मां के लिए लेकर जाना है, जिससे वो ताकतवर बन सके। असली बात यही है कि मैंने उसे जाने दिया और उसे 10-12 बोतल अमृत कह के दे दिया था, और उस बेचारे ने पहले ही डर से अपना सारा खजाना हमसे डर कर दे दिया था। अब बताओ कि मैं उसको कैसे जान से मारता। उसकी ये बात सुनकर आरती बोली, हमें पहले अपने एकेडमी को बता देना चाहिए, नहीं तो कोई और ताकतवर इंसान यहां आ गया तो हम उससे नहीं लड़ पाएंगे। तभी अभिजीत ने बोला, क्यों ना, पहले हम अपनी अपनी फैमिली के लिए भर लेते हैं ताकि हमें बाद में किसी से मांगना ना पड़े। उसकी बात सुनकर अंजलि भी मान गई। फिर दोनों ने अपने अपने पास से स्टोरेज बोतल निकाला और भर लिया। फिर जब उनका स्टोरेज भर गया
तब उन्होंने अपने अपने पास से एक कार्ड निकाला और उसे कुचल दिया। ये कार्ड उनको उनके टीचर के द्वारा खतरे में पड़ने से बचने के लिए दिया गया था। तभी उनके कार्ड को कुचलते ही वहां पर एक पोर्टल खुला और उनके सामने एक एल्डर आ गए। उनके सामने आते ही उन दोनों ने झुककर अभिवादन किया। तभी वो एल्डर, जो इन दोनों के गुरु थे, जिनका नाम बसीर राणा था, उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम दोनों ने मुझे इतनी जल्दी और वो भी एक साथ बुलाया। उनकी बात सुनकर अभिजीत बोला कि मास्टर, हमें यहाँ पे अमृत का तालाब मिला है, जिसके लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। उसकी बात सुनकर तो बसीर बिल्कुल हैरान हो गया। उसने कहा, क्या तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं मास्टर, हम दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप चाहे तो खुद ही देख लें। उसकी बात पर बसीर ने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाई। तभी उसने सफेद उबलता हुआ पानी देखा। उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि पूरे कॉन्टिनेंट के लोग इस पानी को खोज रहे हैं और मिला हमें। तभी उन्होंने कहा कि क्या कोई और जानता है? इस बारे में तो अभिजीत बोला है मास्टर। उसकी बात सुनकर बसीर के चेहरे पर एक किलिंग इंटेंट आ गया और उसने कहा, कौन है? तो अभिजीत ने उसे सब बता दिया, जो भी और ये भी, कि वह 15 साल की उम्र में बॉडी रिफाइनिंग के लास्ट लेवल में है। बात सुनकर बसीर बोला, उसको यहां से गए कितना टाइम हो गया है? अभिजीत बोला, तकरीबन आधा घंटा। उसकी बात सुनकर बसीर ने अपना मार्शल भावना पूरे जंगल में फैला दिया, लेकिन उसे आर्यन कहीं नहीं मिला। तभी बसीर बोला, ये लड़का जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर होकर भी इतनी अंदर जंगल में आ गया है, जहां पे कोई जल्दी मरखल राजा भी नहीं आ सकता। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के के बारे में। उसने कहा कि जब भी उससे मिलो तो अपने एकेडमी में शामिल करने की कोशिश करना, ये हमारे आदमी के लिए बहुत अच्छा होगा। ये सभी लोग त्रिनेत्र एकेडमी से थे, जिसका दबदबा पूरे मिथुल साम्राज्य पर था, क्योंकि ये एकेडमी सीधे राजा की ही बातें मानती थी। कहा जाता है कि इस एकेडमी के मास्टर एक मार्शल सम्राट है, लेकिन आज तक उनको किसी ने नहीं देखा था। पर एक बार बाहर से कुछ मार्शल बुजुर्ग ने हमला कर दिया था, तो उन्होंने एक ही बार में पूरी सेना को खत्म कर दिया। यही नहीं, जब उन्हें पता चला कि वे सब बगल के देश के हैं, उन्होंने वहां जाकर अकेले ही पूरे समुदाय का खात्मा कर दिया था। इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह इस एकेडमी पर नजर भी उठा सके। तभी बसीर ने कहा कि हमें जल्दी से पूरे एकेडमी को लाना होगा। मैंने एक संदेश भेज दिया है और तुम लोग आसपास जाकर हमारे एकेडमी का झंडा लगा दो, ताकि सबको पता लग जाए कि यहाँ पर त्रिनेत्र एकेडमी का जगह है। बसीर के कहते ही दोनों वहां से चले गए और जाकर उन्होंने पूरे गुफा के चारों तरफ लगभग 500 मीटर को घेर कर वहां पे त्रिनेत्र एकेडमी का झंडा लगा दिया। वहीं बसीर ने थोड़ा पानी पिया तो उसके बॉडी से एनर्जी की बढ़ आ गई। तभी वो अभी मार्शल मास्टर के सेकंड लेवल पर अटका हुआ था। तभी उसे अपने अंदर एक तूफान सा महसूस हुआ। तभी उसने फट से कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। उसका मार्शल भावना, जो एक भालू था, उसके पीछे प्रकट हो गया। उसने भी आसपास की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगा। थोड़ी देर बाद गुफा में छोटा सा ब्लास्ट हुआ। फिर उसे महसूस हुआ कि वह अब मार्शल मास्टर के दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पर आ गया है। वो आज बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि कहा, मैं न जाने कितने सालों से दूसरे लेवल पर अटका हुआ था। इसीलिए उसने कहा, वो खुश हो ही रहा था कि उसने देखा कि एकेडमी के बड़े बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं। यही नहीं, एकेडमी के छोटे बुजुर्ग भी आ रहे थे। ये सब देखकर उसे पता चल गया कि यह अमृत एकेडमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो समझ गया कि अब उसे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा एकेडमी की तरफ से। तभी जब छोटे बुजुर्ग आए तो उन्होंने बसीर का कंधा थपथपाते हुए कहा कि तुम्हें एकेडमी की तरफ से जरूर अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। उनकी बात सुनकर बसीर को बहुत खुशी मिल रही थी। क्या एकेडमी को सभी अमृत मिल पाएगा, या आर्यन ने असली अमृत को चुरा लिया है? इसका पता चलेगा सबको। क्या ये सब अमृत सिर्फ एकेडमी को ही मिलेगा? क्या मिथिल राज्य के दूसरे परिवार को मालूम नहीं चलेगा? आगे जानने के लिए पढ़ते रहें महाबाली आर्यन एंड प्लीज। तभी जब छोटे बुजुर्ग आए तो उन्होंने बसीर का कंधा थपथपाते हुए कहा कि तुम्हें एकेडमी की तरफ से
जरूर अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। उनकी बात सुनकर बसीर को बहुत खुशी मिल रही थी। तभी एक और बुजुर्ग ने कहा कि मुझे पता चला है कि शर्मा परिवार और रायजादा परिवार सबको यहाँ की पता चल गया है। हमें भी करना है, जल्दी करना। तभी एक बुजुर्ग बोले, क्या आखिर उनको कैसे पता चला? तभी वो बोले, ये अमृत 10,000 सालों में एक बार ऊपर आता है और यहाँ की पता हर बड़े परिवार को है। यही नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर कई जासूस बैठा रखा है। हमें इस तरफ आते देखा, उन्हें पहले से ही अंदाजा हो गया होगा। अभी वो बोल ही रहे थे कि उनकी किसी पावरफुल शक्ति का आने का एहसास हुआ। तभी उन्होंने कहा, वो लोग आ गए। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बूढ़ा आ रहा था, जिसके पीछे 10-12 लोग आ रहे थे। वो बूढ़ा मार्शल राजा के चरम पर था। तभी एक बोला, ये तो रायजादा परिवार से अधीश रायजादा है। वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पे और भी लोग आ गए। इन लोगों ने हरा ड्रेस पहना था। ये लोग ठाकुर परिवार से थे। तभी वहां पे और भी लोग आ गए। उनके आते ही सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया, क्योंकि शर्मा परिवार और सही परिवार साथ में आ रहे थे। उन सबके सामने आते ही उन्होंने देखा कि शर्मा परिवार के बड़े बुजुर्ग कंचन शर्मा थे और राज दरबार के प्रधानमंत्री शैलेश राजपूत थे, क्योंकि राज परिवार अपने नाम के बाद राजपूत ही लगाता था। तभी शैलेश राजपूत के पीछे से राजकुमारी जैस्मिन निकली। उनके आते ही वहां पे जैस्मिन की खुशबू फैल गई। सब के सब बस राजकुमारी को देखते ही रह गए। तभी राजकुमारी जैस्मिन ने शैलेश से बोला, दादू, यहां पे अमृत कहां पर है? तभी शैलेश जी बोले, अभी आप सब्र करो राजकुमारी, हमें सब मालूम हो जाएगा। ये सब देखकर एकेडमी के लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था। कायदे से इस अमृत पर एकेडमी का हक था, लेकिन वो जानते थे कि वो एक साथ चारों से नहीं लड़ सकते। लेकिन एकेडमी के छोटे बुजुर्ग की सभी लोग इज्जत करते थे, चाहे राजघराना हो या तीनों परिवार। तभी छोटे बुजुर्ग ने कहा कि हम इस अमृत को 4 भागों में बांट देते हैं, लेकिन एकेडमी का हिस्सा ज्यादा होगा, क्योंकि इस अमृत को हमने ढूंढा है और यहां तक कि इस एकेडमी में आप सभी के लड़के ही पढ़ते हैं। तभी शैलेश जी बोले, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अमृत बराबर बराबर भागों में बटेगा। उनकी बात सुनकर सभी लोग सहमत थे, लेकिन छोटे बुजुर्ग को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो जानते थे कि वह अब कुछ नहीं कर सकते। फिर सभी ने तालाब को 4 भाग में बांट दिया और सभी ने अपने अपने पास स्टोरेज कर लिया। जब पूरा अमृत का पानी खत्म हो गया था तो सभी लोग वहां से चले गए। आज सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि आज से उनकी ताकत बढ़ने वाली थी, क्योंकि ये अमृत मार्शल सम्राट तक काम आता था। इसीलिए सब थोड़ा खुद थे, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि असली अमृत पहले ही किसी ने ले लिया था। अगर इनको मालूम होता तो आज पूरे साम्राज्य में तहलका मच जाता, क्योंकि एक 15 साल के लड़के ने पूरे मिथुल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली लोगों को बेवकूफ बनाया था। खैर, सभी लोग वहां से चले गए और इधर आर्यन के वर्चुअल स्पेस में आर्यन की तरफ कई कोर फैला हुआ था। आर्यन इस वक्त अमृत की झील के कुएं के पास बैठा था। वहीं उसके सामने कई शीशियां पड़ी थीं, जिसमें ऊपर पे अमृत की बोतल थी, जिसमें से उसने एक बोतल को पहले ही पी लिया था। इस वक्त उसने न जाने कई कई जड़ी बूटियाओं और फल भी खा चुका था। तभी उसके आसपास बवंडर का तूफान आ गया। वो जानता था कि इस जगह रहना सही नहीं है, इसलिए वो जल्दी से एक पहाड़ पर चढ़ गया और वहां पर कल्टीवेशन करने लगा, जिसकी वजह से उसके बॉडी के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल गई। तभी उसे लगा कि उसके बॉडी लावा की तरह हो गई है। तभी उसके बॉडी से सुनहरी लाइट इतनी तेज निकल रही थी कि उसकी रोशनी पूरे वर्चुअल स्पेस में फैल गई थी। यही नहीं, उसे इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसकी जान निकाल रहा हो। इस वजह से अब आर्यन की हालत और भी खराब हो गई। तभी आर्यन के बॉडी से सुनहरी रोशनी ने एक अधूरे ड्रैगन का रूप ले लिया, जिससे उसका सभी घाव भरने लगा और अब उसे थोड़ा दर्द कम हुआ। उसका दर्द जैसे ही कम हुआ, उसने झट से एक बोतल अमृत निकाला और उसे पी गया। ये अमृत बाहर वाला था, क्योंकि वो जानता था कि वह ओरिजिनल अमृत को अभी एक बूंद भी एडजस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए उसे पहले मार्शल भावना पर पहुंचना होगा या उसे किसी गोली में डालकर खाना होगा,
तभी वह उसे एडजस्ट कर पाएगा। तभी उसके अमृत पीते ही उसमें बॉडी से सुनहरी रोशनी निकलने लगी, उसकी ताकत फूटने लगी। मार्शल बॉडी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, वह सीधे लेवल 5 तक पहुंच गया। लेकिन फिर उसने अपनी ताकत को दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ये भी जानता था कि अगर उसने अपनी ताकत कम नहीं की तो इतना लंबा छलांग उसके फ्यूचर में परेशानी का जरिया बनेगी। इसलिए उसने अपना लेवल कम करना शुरू कर दिया, लेवल 4, लेवल 3, लेकिन वह अब इससे ज्यादा कम नहीं कर पा रहा था। इस वक्त उसकी पूरी बॉडी लाल हो गई थी, उसके पूरे बदन से खून बह रहा था, उसका दर्द इस वक्त उफान पर था। वह हिम्मत हारने ही वाला था कि तभी उसके सामने उसकी मां का हंसता हुआ चेहरा आ गया। तभी उसके बॉडी से फिर सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जिसके बाद उसने जोर से चिहाड़ा और उसका लेवल मार्शल बॉडी के दूसरे लेवल पर आ गया था। उसके बाद उसने अपनी बॉडी को अंदरूनी ताकत से मिलाने लगा। जब उसकी बॉडी स्थिर हो गई तो उसने अपने सामने वाले पत्थर पर एक मुक्का मारा, जिससे वह पत्थर पर दरार आ गया। फिर वह झील के पास आ गया। उसने जारा से बोला, क्या तुम इस झील के चारों तरफ एक सेफ्टी लेयर बना सकती हो? जारा बोली, होस्ट, क्या आप और कुछ भी करना चाहते हैं? उसे ध्यान आया कि उसे कुछ अलग करना चाहिए, इस पर अपनी पहली दुनिया जैसे एक महल बनवाना चाहिए। तभी उसने जारा को कुछ बात समझाई और बोला कि झील और जड़ी बूटी को पीछे गार्डन में डाल देना और आगे की तरफ महल का मेन गेट होगा और पिछले गार्डन के चारों तरफ एक सिक्योरिटी लेयर बनवा दिया जाए, ताकि अमृत का कुआं और कोई भी न देख पाए और न उसका पता लगा पाए। फिर उसने अपने पास से सभी इंपॉर्टेंट सामान उस महल के अंदर रख दिया। यही नहीं, वह बाहर आकर अपने पुराने घर जैसा घर बनाने के लिए जारा को बोला। जारा ने उसकी यादों में खंगाल कर उसके पुराने घर जैसा बना दिया। तभी आर्यन ने जब अपने पुराने घर को देखा तो उसकी आंखों से आंसू गए। उसने आते ही पढ़ा था, मार्शल देव बनने के बाद वह किसी भी अय्यन को खोले कहीं भी जा सकता था। इसीलिए उसने खुद से वादा किया कि वह बहुत जल्द मार्शल देव बनेगा और अपनी दुनिया में वापस जाएगा। इतना सोचने के बाद वह वहां से बाहर आ गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी गुफा पहले की तरह ही थी। उसके सांस में सांस हुई। उसको वहां रहते हुए पूरे 1 महीना हो गया था। इसका मतलब बाहर अभी 1 या 2 दिन ही हुआ था। अभी उसके रायजादा परिवार के समारोह को 15 दिन बाकी था। इसीलिए उसने यहां पर रहकर ट्रेंडिंग करने का सोचा। पर उसे आज जंगल में कोई भी जानवर दिख नहीं रहा था। आज उसे यह जंगल बहुत शांत और बदला बदला लग रहा था। इसीलिए वह जंगल और अंदर चला गया। पर वह जानता था कि वह बहुत अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर रैंक 4 और रैंक 5 के जानवरों का ठिकाना था। इसीलिए वह अंदर नहीं गया और अमृत की गुफा की तरफ बढ़ने लगा। अभी वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके कानों में कुछ आवाज आई। वह तुरंत एक झाड़ी में छुप गया। पर उसे आज जंगल में कोई भी जानवर दिख नहीं रहा था। आज उसे यह जंगल बहुत शांत और बदला बदला लग रहा था। इसीलिए वह जंगल के और अंदर चला गया। पर वह जानता था कि वह बहुत अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर रैंक 4 और रैंक 5 के जानवरों का ठिकाना था। इसीलिए वह अंदर नहीं गया और अमृत की गुफा की तरफ बढ़ने लगा। अभी वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके कानों में कुछ आवाज आई। वह तुरंत एक झाड़ी में छुप गया। तभी उसने देखा कि 2 लड़के आ रहे हैं, जिन्होंने हरा कपड़ा पहना हुआ था। एक ने कहा, तुम्हें मालूम है कि एकेडमी वालों ने पूरी गुफा को सील कर दिया है? और यही नहीं, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द यहां पे एकेडमी के लिए सिलेक्शन होगा। आर्यन समझ गया कि अब उस गुफा को जाना सही नहीं होगा। इसीलिए वह घर की तरफ निकल गया। तभी उसने जारा से बोला, जारा, क्या तुम्हारे पास कोई एआई सा तरीका नहीं है जिससे मेरा लेवल छुप जाए, जिससे किसी का मुझ पे ध्यान ना हो? तभी जारा बोली, होस्ट, तरीका तो है, पर 10 पॉइंट्स लगेंगे आपके ऊपर, तो पहले से 500 पॉइंट्स कर्जा है। अब जब तक आप नहीं चुका सकते, मैं कोई मदद नहीं कर सकती। तभी आर्यन बोला, 500 पॉइंट्स? तुम मुझे सीधे सीधे लूट क्यों नहीं लेती? ज्यादा से ज्यादा मेरे ऊपर 500 पॉइंट्स का कर्जा था। तभी जारा बोली, होस्ट, जब आप लेवल अप कर रहे थे तो
तो आपको बचाने के लिए असुर बॉडी में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसका आपको 500 पॉइंट्स देना होगा। तभी उसने जल्दी से कहा, तुम 5 बूंद अमृत ले लो। उसके इतना कहते ही उसने जल्दी से पूछा, ये असुर बॉडी क्या? तभी ज़ारा ने बोला, होस्ट, असुर बॉडी एक अलग किस्म की बॉडी होती है जो आम मार्शल आर्टिस्ट से 10 गुना ताकतवर होती है। इसे जल्दी किसी भी चीज से भेदा नहीं जा सकता। इससे आप अपने एक लेवल ऊपर के भी मार्शल आर्टिस्ट से लड़ सकते हैं। यही नहीं, आप अपना लेवल छुपाना चाहते हैं तो किसी मार्शल सम्राट के अलावा आपको कोई नहीं देख सकता। उसकी ये बात सुनकर तो आर्यन को बहुत खुशी मिल रही थी। इस बार उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही कमाल कर रही थी। तभी उसके कानों में ज़ारा की आवाज आई, होस्ट, आपको वक्त वक्त पे अपने असुर बॉडी को अपडेट करते रहना होगा। आप जितना अपना लेवल बढ़ाओगे उतना ही आपको अपने बॉडी लेवल का ध्यान देना होगा। अब जितनी मेहनत आम लोग करते हैं, आपको उससे डबल मेहनत और टाइम लगेगा। इसी वजह से बोल रही हूं कि आप अब जितनी हो सके उतनी मेहनत करिएगा। आर्यन जैसे ही ज़ारा से बात करते हुए जागीर शहर के अंदर आया, वैसे ही उसने देखा कि रायजादा खानदान के कुछ सैनिक चारों तरफ घूम रहे थे। वैसे कोई भी सैनिक किसी को ऐसे नहीं देखते थे, इसीलिए उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने वाला था, तभी एक सैनिक ने उसे देख लिया। वो सैनिक बोला, मालिक, आपको बड़े साहब पिछले कई दिनों से ढूंढ रहे हैं और दूसरी बुजुर्ग की तो हालत खराब है। उसकी ये बात सुनकर आर्यन थोड़ा घबरा गया। उसने कहा कि क्या हुआ है मन को? उसके बाद वह उस सैनिक की बिना कोई बात सुने वहां से रायजादा हाउस के लिए निकल गया। जब रायजादा परिवार के सभी सैनिकों ने देखा कि आर्यन आ चुका है और घर की तरफ ही जा रहा है, तो वे भी उसके पीछे पीछे आने लगे। वहीं बाजार में सभी लोग सोच रहे थे कि रायजादा परिवार कुछ बड़ा करने वाला है, पर किसी और परिवार ने इसमें दखलंदाजी नहीं की। वहीं जब आर्यन रायजादा निवास में गया तो सभी हैरान थे, क्योंकि उसकी स्पीड आज अलग थी। लेकिन उन सब से बेखबर आर्यन दौड़ते हुए अपने घर की तरफ दौड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी मां अभी दरवाजे पर खड़ी है और मारिया भी वहीं पर है। उन दोनों को साथ में देखकर उसने सोचा कि उसकी गैर हाजिरी में उसकी मां को उसके अलावा सिर्फ मारिया ही संभाल सकती है। उसने सोच लिया कि वह उससे शादी करके रहेगा, चाहे उसके लिए उसे पूरे रायजादा परिवार या शर्मा परिवार से ही क्यों न लड़ना पड़े। उसके बाद उसने धीरे से बोला, मां। उसके मां कहते ही गायत्री जी की नजर उस पर गई। उन्होंने जैसे ही उसे देखा कि आर्यन है, दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसके माथे पे किश करते हुए बोली, मेरा बच्चा कहां चला गया था तू? एक बार मिलके जाता, बस लेटर लिखकर चला गया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? उसकी बात सुनकर उसे हंसी आ गई। उसे मालूम नहीं था उसका बेटा पूरे मिथुल साम्राज्य को बेवकूफ बना के आया था, पर वो जानता था कि मां मां होती है। इसी वजह से बोला, मां, आप घबराओ मत, मैं ठीक हूं। उसके इतना कहते ही गायत्री जी को ध्यान आया कि वहां पे मारिया भी है। उन्होंने साइड में देखा कि मारिया चुपचाप उन्हें देख रही है। तभी गायत्री जी ने मारिया को भी इशारा किया, जिससे वो भी उनके पास आ गई। फिर उन्होंने उसे भी गले लगा लिया। तभी उसने देखा कि उसी वक्त हेमंत जी भी वहां आ गए। उन्होंने आते ही आर्यन को देखा तो उनकी सांस में सांस आई। तभी उन्होंने उसका लेवल देखने की कोशिश की, मगर वो उसका लेवल देख नहीं पा रहे थे, जैसे कि वो कल्टीवेट ही नहीं करता हो। उनको लगा कि कहीं वह फिर से साधारण आदमी तो नहीं बन गया। अब सरमानी को बस 10 दिन रह गए थे। उन्होंने सुना था कि बड़े बुजुर्ग का बेटा मार्शल बॉडी पर पहुंचने वाला है और ये लड़का अभी भी बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर भी नहीं है। क्या होगा इसका? तभी वो बोले, बेटा, तुम अभी भी बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर हो क्या? उनकी बात सुनकर आर्यन ने थोड़ा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट देख हेमंत जी को कुछ गड़बड़ लगा। तभी आर्यन बोला, कुल प्रमुख, आप घबराइए मत, मेरी ताकत आप अखाड़े में ही देखना। इतना बोल के उसने गायत्री जी से बोला, मां, क्या आप मुझे दरवाजे पर रखेंगी या अंदर भी चलेंगी? जब हेमंत जी ने पूछा, बेटा, तुम अभी भी बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर हो क्या? उनकी बात सुनकर आर्यन ने थोड़ा मुस्कुरा दिया।